नमस्कार और अनअकैडमी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ जुड़ा हूँ, जहाँ पे हम लोग आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को मिक्स करके देखेंगे। और आज मैं हमको अमेरिका की क्रांति के बारे में पढ़ाऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अगर आप यूपीएससी, सीएससी की कोई भी क्लासेस लेना चाहते हैं, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म अनअकैडमी में आप जो है आपका स्वागत है। जहाँ पे आप लोग अपनी सही अ अ, क्लासेस को, अपने एग्ज़ाम को एक सही तरीके से डायरेक्शन दे सकते हैं। यदि अगर आप प्लस कोर्सेज़ में जुड़ते हैं, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस और प्लस टेस्ट एनालिसिस जो है वो आपको मिलती हैं। यहाँ पे आप टॉप एजुकेटर के साथ मिलते हैं, जो आपको आपकी पूरी थ्रू आउट द जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे और पर्सनल गाइडेंस की जो बात की जाती है। मेरे बारे में अगर आप मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं, स्पेशल क्लासेस या प्लस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं सुहेल तुर्की और आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी मेंटोर। और ये यूपीएससी के मेंटोर के टेलीग्राम चैनल पे और यूपीएससी मेंटोर यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे पढ़ाता हूँ। हर दिन क्लास 10 बजे होती है, सो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हो। यूपीएससी सीएससी 4 in 1 ऑफर ये आप लोगों के लिए है, जो इससे पहले नहीं था। आपको प्रिंटेड नोट्स, मेगा सब्सक्रिप्शन और आपको 10% ऑफ डिस्काउंट मिलता है। वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, 25% प्लस 10%, यानी कि यदि अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 57,500 रुपीज़ का सिर्फ 1 ईयर का कोर्स मिलता है और 83,100 2 ईयर का, जिसमें ऑप्शनल इंक्लूड है। आप कोड यूज़ कर सकते हो सुहेल10 और आपको इसमें 10% ऑफ डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो इंडिया के बिगेस्ट प्रोग्राम में आप लोगों को उनके साथ भी मौका मिलेगा, जिन्होंने ऑलरेडी ये यूपीएससी क्वालिफाई किया है, ताकि आप वो पर्सनल आपको मेंटोरिंग करेंगे, यानी कि आपको बताएंगे कि किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी होती है। ये ऑफर वैलिड है 19 मई तक, सो प्लीज़ डू ज्वाइन फास्ट। उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो आप यहाँ पे मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं सुहेल10। यहाँ पे आप सुहेल10 का कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 19 मई को 2 ईयर के बैचेस, 1 ईयर के बैच और एनसीईआरटी के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पे आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, बाइलैंग्वेज कोर्सेज भी और इंग्लिश के भी। और फ्री टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप कोड यूज़ कर सकते हैं सुहेल10, और यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर संडे को आपके लिए टेस्ट होता है, जहाँ पे आप अगर फर्स्ट रैंक से थर्ड रैंक में आते हैं, तो आपको 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज की जो क्लास होगी, इसमें हम कौन-कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग। ये राइटिंग का कांसेप्ट कहाँ से आया, 7 ईयर वॉर क्या था, किस तरीके से राजनीतिक बदलाव आए, अमेरिका की क्रांति के दूसरे मुल्कों पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, अमेरिका का रेवोल्यूशन क्या था, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की गई है और क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। यह है अमेरिका की स्वतंत्र संग्राम की क्रांति की कहानी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका आज़ाद हुआ। ये कंटेंट बिल्कुल अर्जुन देव की बुक और बाकी की स्टैंडर्ड बुक से ली गई हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इतना कंटेंट इनफ होगा, इतना भी अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत है। सबसे पहले अमेरिका की क्रांति और उसका संविधान जो है वो किस तरीके से जो है यूज़ हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि स्टार्टिंग में किस तरीके की कहानियाँ स्टार्ट होती हैं। बात यहाँ से शुरू होती है कि अमेरिका जो है 1492 के अंदर, अगर मैं 1492 में स्पेन के एक निवासी थे, जिनका नाम कोलंबस था। याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें डाले हैं, इररिलेवेंट चीज़ें मैंने निकाल दी हैं, एनसीईआरटी भी इसमें जो है इंक्लूड है। एक निवासी थे और कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज होती है। आपको सबको याद है कि अमेरिका को बनाने के पीछे कोलंबस का बहुत बड़ा हाथ है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तरी अमेरिका की अटलांटिक तट में
जो है क्षेत्रों में ब्रिटेन का ही उद्यम था, ब्रिटेन ही वहां पे रूल करता था और उन्होंने वहां पे 13 उपनिवेशवादी एक कॉलोनीज बनाई थी और उसके अंडर रूल भी करते थे। यानी हम ये मान सकते हैं कि अमेरिका जो है बेसिकली वो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया। 13 कॉलोनीज थी, 18th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, और पूरा नॉर्थ अमेरिका जो है वो उसके अंडर था। ये उपनिवेशवाद जो चलता रहा, जिसको हम कॉलोनीज कहते हैं या कॉलोनाइजेशन भी अगर आप कह दें, एक मिक्स था कल्चर, यानी कि मिश्रण था संस्कृति का, जिसमें जिनमें ब्रिटेन, ये याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, पुर्तगाल आदि देशों के जो भूमानी किसान थे वो इसमें रहते थे। धार्मिक स्वतंत्र के जितने भी लोग थे ब्रिटेन, आप समझिए ये याद रखिए, प्री का क्वेश्चन बनेगा। कंट्री लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, पुर्तगाल, और एस्पायर्ड फ्रॉम रिलीजियस फ्रीडम, जिनको धार्मिक जो है स्वतंत्र चाहिए थी, और बहुत सारे उनके साथ जो मिडिल मैन थे या वो सेटल हो गए, यहाँ पे ही उन्होंने अपना जीवन शुरू कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी सारा यानी व्यापारी और उनके साथ जो आदि लोग थे वो यहाँ पे बसे। यहाँ अंग्रेज जमींदार जो हुआ करते थे, ब्रिटिश जमींदार जिनको हम कहते हैं, के अधीन बड़े बड़े कृषि फार्म थे, या बड़े बड़े फार्मिंग, स्पेशली जो सबसे ज्यादा जो जिसमें अफ्रीका के गुलामों में की साहित्य से खेती, यानी जिसमें टबैको, कॉटन, तंबाकू और कपास की खेती की जाती थी। अमेरिकन स्लेव जो होते थे वो इनको तैयार करते थे। तो कहानी जरा बड़े अच्छे से सुनिएगा। अमेरिका, इन ईच ऑफ द 13 ब्रिटिश कॉलोनी, जितनी भी ये 13 कॉलोनीज बनाई गई थी, अमेरिका स्थित कुल 13 ब्रिटिश उपनिवेशवादी जो कॉलोनीज बनी थी, इनका पूरा शासन जो था, कंट्रोल जो चलता था, वो ब्रिटिश से ही चलता था। यानी गवर्नर जो हुआ करते थे और उसके कार्यकाल जो होता था, वो सारे का सारा गवर्नर ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही चलाया जाता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका ये चाहता था कि ऐसे कैसे होता है कि एक देश जिसको उपनिवेशवाद के तौर पे बनाया गया और रूल कोई और कर रहा है, इसके ऊपर उन लोगों ने आवाज उठाई। अंडर द गवर्नर, एग्जीक्यूटिव कमिटीज, गवर्नर सर्विट वहां पे सारे सर्व करते थे। अब सवाल ये बनता है कि अमेरिका अगर एक अलग देश था तो वहां का रूलर भी वहीं का होना चाहिए, लीडर भी वहीं के होने चाहिए, लेकिन अंग्रेजी सरकार इनके ऊपर दबाव बनाती थी। अंग्रेजी सरकार के मुताबिक अमेरिका हमेशा हमारा गुलाम रहेगा, और जिसके बाद एक रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है और अमेरिका कहता है कि हम अलग हो जाएंगे। अब देखिए, इस अमेरिका के अंदर जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग देशों से आए लोग थे। गुलाम लोगों को उन्होंने अलग कर दिया, ब्रिटेन से निकाल दिया, और वहां पे जाके उनको बोला कि आप यहाँ पे रहेंगे, और अमेरिका के लोग जो है वो बेबस हो गए और उनके अंडर हो गए। ये कहानी बहुत ज्यादा आपको सेम लगती है जैसे भारत की एक कहानी है, जैसे भारत के अंदर लोगों को गुलाम बनाया गया। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अब यहाँ ब्रिटिश सरकार की ही कहानी चलेगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ही सब कुछ करती थी, क्योंकि उन्हीं के अंडर सब कुछ था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए इन जितने भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बनाए गए थे लॉस, कानून जो थे, दमनात्मक कानूनों को अमेरिका के उपनिवेश जो वहां के लोग थे में जमकर विरोध किया गया, और कहा गया कि हमारे ऊपर क्यों इतने कानून लागू किए जाते हैं। याद रखिएगा कि भारत के ऊपर भी ब्रिटिश इसी तरीके से कानून पे कानून लागू करता था, तो इन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और ये विद्रोह 1774 में हुआ। याद करिएगा, कहा कि आखिर बार बार कानून बदलना, बार बार कानून बनाना, ये कहां का अन्याय है। ब्रिटिश संसद से इस बात की मांग की गई कि उपनिवेश, ये बहुत ही बड़ा टर्म है याद रखिएगा, उपनिवेश में जो शासन था वो बहाल किया जाए, और उपनिवेशवादी मामलों में सिद्ध हस्ताक्षर ना किए जाए। किंतु ब्रिटिश सरकार तो किसी का सुनती नहीं थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट डोमिनेंट थी, और वो लोग बोलते थे कि यार हमें अपनी गवर्नमेंट दे दो, कॉलोनीज हमें चाहिए नहीं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल, और वॉर वहां स्टार्ट हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने के बीच में और कॉलोनीज के बीच में लड़ाई। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि प्रयास ये किया जा रहा था अमेरिका के द्वारा कि हम लोगों को भी वो मौका दिया जाए जो बाकी को दिया जाता है। सो इस बीच के अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश सरकार ने उनकी किसी बात को नहीं माना, और 19 अप्रैल 1775 1775 ये कन्फ्लिक्ट होता है,
और यहां से शुरुआत होती है अमेरिका की क्रांति की। उस समय इंग्लैंड के सम्राट जो हुआ करते थे उनका नाम था जॉर्ज टिथ, यानी कि जॉर्ज थर्ड। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अमेरिकन कॉलोनी टू बी रेबल्स, अमेरिका की उपनिवेशवादियों को विद्रोही घोषित कर दिया गया, खुद से ही घोषित कर दिया गया। एंड बिगेन रिक्रूटिंग ट्रूप टू सप्रेस द रेबेलियन, और उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों की भर्ती शुरू करवा दी गई। और इस कदम से समझौता असंभव हो गया और स्वतंत्र जो था, ये जो कंपल्शन कंपल्सरी बन गया, लोगों को मारा जा रहा था, मिसबिहेव किया जाता था। और उसी समय यह तय कर दिया गया, इस समय टॉम स्पैन, याद रखिएगा, ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉमन सेंस एक पब्लिश किया। अब नाम याद रखिएगा, यह अमेरिका की क्रांति की पहली बुक निकलती है और इसको टॉम्स पेन जो है वो निकालते हैं, और एक बुक का नाम जो है कॉमन सेंस रखा जाता है। इस बुक के अंदर जिसके अंदर इंग्लैंड की कई शब्दों में कड़ी, जो बहुत बहुत मतलब क्रिटिकल हम कह सकते हैं, कड़ी शब्दों में निंदा की गई थी। harshly condemned said that it is a time to say goodbye to the to British। इस बुक के अंदर उन्होंने लिखते हैं, अब वक्त आ चुका है कि अब ये हम कह दें कि अलविदा कर दिया जाए ब्रिटिश को। यह माना जाता है, इस किताब के अंदर यह भी लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा उसका क्लिप्स बता देता हूं। इस किताब के अंदर एक चीज लिखी गई थी, अगर आप ये बुक पढ़ेंगे, इस बुक के पेज नंबर 5 पे एक चीज लिखी गई है कि हम मानते हैं कि अमेरिका को बनाने के पीछे अंग्रेजों का हाथ है। हम मानते हैं कि अंग्रेजों को, ब्रिटिश को, अमेरिका को बनाने के पीछे ब्रिटिश लोगों का हाथ है, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है कि वो हमें गुलाम रखें, क्योंकि अमेरिका की कॉलोनीज बनाई गई उसमें ब्रिटिश का ही हाथ था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप उनके ऊपर रूल करेंगे। भारत के अंदर भी यही चीजों का याद रखिएगा, यही चीजें की गई थी। जब भारत के ऊपर कड़े से कड़े कानून बनाए जाते थे, बार बार उनको सताया जाता था, फाइनली लोगों ने कह दिया कि भाई अब गुड बाय है, अब आप बैठें घर, हम चले। अब देखिएगा कि ये थॉमस पेन की ये किताब जो है ये बहुत मशहूर हो गई, लोगों ने इसको पढ़ा और लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद जाग गया कि भाई हमें तो अब गुड बाय करना पड़े, हमें अब इनको अलविदा करना पड़े। और अगर आप देखेंगे तो उपनिवेशवाद का जो कंसेप्ट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉलोनीज, उपनिवेशवाद की एक सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सम्मेलन होता है असेंबली हुई, और ये असेंबली वाज कॉल्ड इन, जो जगह का नाम है वो था फिलडोल्फिया। फिलडोल्फिया ऑन जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को बुलाया गया और इस सम्मेलन में स्वतंत्र की घोषणा कर दी गई। भारत के अंदर भी याद करिएगा कि कांग्रेस भी जो है बहुत सारे सेशन करती थी और कहती थी कि आ जाओ आ जाओ, हम लोग अब आजादी मांगते हैं। और यहां पे भी इन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि हम लोगों को अब आजादी मांगनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इन द कॉन्फ्रेंस एंड फ्रीडम स्ट्रगल एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस। और 4 अप्रैल को सम्मेलन होती है, 4 जुलाई को, और ये स्वतंत्र संघर्ष की 1780 में पेरिस की संधि के साथ ही खत्म हुआ। 13 अमेरिका उपनिवेश स्वतंत्र घोषित हुए और फिर अमेरिकन कॉलेज डिक्लेयर इंडिपेंडेंट। लेकिन सवाल यह है कि हुए कैसे। याद करिएगा, फ्रांस और स्पेन अमेरिका की स्वतंत्र में संग्राम में दौरान, फ्रांस और स्पेन जो था उन्होंने अमेरिका की उपनिवेशवा के साथ दिया था। उपनिवेशकरण जो था उस समय कॉलोनी, उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड की आपस में नहीं बनती थी। सो फ्रांस एंड स्पेन सपोर्टेड द अमेरिकन कॉलोनी ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कहा कि भाई हम आपके साथ हैं। अब देखिएगा कि फ्रांस ने क्यों साथ दिया अमेरिका का। बहुत बार बच्चा बोलता है कि सर फ्रांस को क्या फायदा था। अब फ्रांस भी उस समय जो है उपनिवेशवादी के ऊपर ही चलता था, उपनिवेशवाद करना चाहता था। वो सोचता था कि एक बार ब्रिटिश यहां से निकल जाएंगे तो मैं फिर अमेरिका के ऊपर रूल करूंगा। ब्रिटिश साम्राज्य की गठन में सहयोग देकर उन्होंने सहायता की और कहा कि हम आपके साथ हैं। पर्पस ऑफ फ्रांस वाज टू विन द 60 ईयर वॉर जो चल रही थी, पुरानी वारें जो चल रही थी, तो फ्रांस को भी लगा कि यही मौका है कि हम ब्रिटेन से बदला ले लेंगे और युद्ध का बदला लेना ही। स्पेन ने इसलिए इंग्लैंड का इनके खिलाफ गए युद्ध की घोषणा की, क्योंकि वो भी जो है गैब्रिएल लेटर
विड्रॉ फ्रॉम द इंग्लैंड, वो चाहते थे कि ये इंग्लैंड, बिकॉज इट्स ऑल्सो वांटेड टू विड्रॉ, उन्होंने भी, उनके भी एक जो हालात थे स्पेन के, वो भी इंग्लैंड के साथ ठीक नहीं थे। तो इंग्लैंड के एक साइड से इंग्लैंड है और एक साइड से स्पेन और एक साइड से फ्रांस और एक साइड से अमेरिका। लेकिन अमेरिका कहेगा कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम अपनी जंग खुद जीत लेंगे। 1780 में इंग्लैंड भी इंग्लैंड जो है, सॉरी, हॉलैंड भी इंग्लैंड का विरोध करेगा। हॉलैंड भी कहेगा कि याद युद्ध में शामिल हो गया। अब चार एक साइड से हो रहे, एक अलग है। सो हॉलैंड ऑल्सो ज्वाइन वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड। रशिया, डेनमार्क, स्वीडन ऑल्सो डिक्लेयर्ड आर्मिड न्यूट्रल, बोला कि हम सारे वार। सो अमेरिका के साथ लड़ने के लिए काफी सारे देश खड़े हो गए। और 1781 के अंदर ब्रिटिश आर्मी चीफ एक हुआ करते थे, याद रखिएगा। 1781 में अंग्रेजी, यहाँ पे हैं, ये देखिए, अंग्रेजी के एक सेना अध्यक्ष कॉर्नवालिस का, कॉर्नवालिस का नाम सुना भी होगा आपने, इंडिया के अंदर भी आपने इनका नाम सुना है। टू, उन्होंने सरेंडर कर दिया इन द बैटल ऑफ, एक युद्ध में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, करना पड़ा। और अमेरिका के सेनापति जॉर्ज वॉशिंगटन महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे। अब उसके बाद इन्होंने यॉर्क टाउन के अंदर यूएस कमांडर जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो बहुत बड़े लीडर बने। और फाइनली एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ये अंत में 3 सितंबर 1783 के अंदर पेरिस की संधि होती है और द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र संग्राम की का अंत हो जाता है, इन वॉर ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंस। लेकिन इतना इजी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना इजी था नहीं। अब जरा 7 ईयर वॉर पढ़ लीजिए। ये 7 ईयर वॉर क्या था? उत्तरी अमेरिका में फ्रांसी उपनिवेशवाद था, यानी फ्रांस के, अगर आप देर वॉर फ्रेंच कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस जो है वो। अब देखिएगा, ये 7 ईयर वॉर का आपको इंडिया के अंदर भी काफी देखने को मिलता है। ये 7 ईयर वॉर में आपको कार्नेटिक का युद्ध याद आएगा। जब कार्नेटिक का युद्ध होता है तो वो भी एक कारण बनता है, कार्नेटिक का वॉर याद करिएगा। फ्रेंच कॉलोनी जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन फ्रांस हैड इंटरेस्ट इन दिस रीजन। ब्रिटेन का भी मन था कि हम लोग भी वहां रूल करें, फ्रांस का मन भी था, हर कोई लड़ रहा था। सो अब इस युद्ध के द्वारा देखिएगा 1753 टू 63 के बीच में, दोनों के मध्य, दोनों के बीच में देयर वाज अ 7 ईयर वॉर बिटवीन द टू, एंड इंग्लैंड वाज विक्टोरियस, लेकिन इंग्लैंड जीत गया। और इसमें ब्रिटिश कॉलोनीज जो है वो क्रिएट कर दी, एंड द ब्रिटिश कॉलोनी इन कनाडा बिकम ब्रिटिशर्स। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉर, फ्रेंच ने जो है थ्रेट करना शुरू कर दिया, नॉर्थ फ्रॉम द नॉर्थ एंडेड इन अमेरिका। सो इस 7 साल की वॉर के अंदर कॉलोनीज बनाई गई। इंग्लैंड एंडेड, डिपेंड्स ऑन इंग्लैंड नाउ, नाउ he got opportunity to revolt against the Britain. सो अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे यही था कि एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे थे। फ्रांस को भी अपना मतलब था, फ्रांस भी चाहता था कि वो अमेरिका के ऊपर रूल करे, और अमेरिका किसी की मदद लेना नहीं चाहता था। सो इस तरीके से 7 साल की वॉर भी शुरू हो गई। अब देखिएगा कि पॉलिटिकल चेंज क्या है। जैसे ही अमेरिका की क्रांति होती है, अमेरिका की क्रांति के बाद ही जन्म हुआ अमेरिका की गणतंत्र, यानी कि रेवोल्यूशन, जो नया अमेरिका बना, न्यू अमेरिका। पॉलिटिकल आइडियाज, लाइक पहला जो आइडिया आया वो ये था कि भाई हमें गणतंत्रवाद, जनतंत्रवाद और संघवाद और संविधान चाहिए, यानी जिसमें रिपब्लिकनिज्म, डेमोक्रेटिज्म, फेडरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो यही पूछा गया था यूपीएससी में कि क्या आप मानते हैं कि अमेरिका की क्रांति के प्रभाव दूसरे देशों पे पड़े हैं बेटा? कैसे पड़े आप सोच लीजिए। आपको याद होना चाहिए कि भारत के अंदर जो आजादी आई उसमें भी यही डिमांड थी। क्या डिमांड थी? रिपब्लिक होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। हमारे संविधान के अंदर भी यही सारी चीजें लिखी गई। तो इसका कहीं ना कहीं हम लोगों को श्रेय जो है वो, इसका क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को और फ्रांस की क्रांति को देना पड़ेगा। 2019 का सवाल था। अगर आप याद करेंगे तो क्रांति के द्वारा अमेरिका की जनता को ऐसा समाज मिला, अमेरिका पब्लिक एज सोशल स्टेट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी। कहा जाता था कि उन्होंने एक मानवत तौर पे एक ऐसा संविधान बनाने की घोषणा की जहां पे हर एक को समानता मिले, इक्वल हो, फंडामेंटल राइट सबके लिए, यानी सभी के लिए मौलिक अधिकार जो है वो मिले। बहुत अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं, यानी अमेरिका रेवोल्यूशन के द्वारा ये मिले। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने एक नया एरा खोल दिया कैपिटलिज्म का। अमेरिका की क्रांति ने पूंजीवाद के मार्ग को जो है ज्यादा बढ़ावा दिया, आप सब जानते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा बिलीव करते हैं। रशिया जो है सोशलिज्म पे बिलीव करता है। जेंडर इक्वेलिटी की बात की कि लिंग समानता सबको मिले, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, भारत के संविधान के अंदर भी ये है।
और द वर्ल्ड फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका ने बनाया। अब ये समझने की बात है, हालात आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट जो है ये बनाया गया। इस तरीके से जो है अमेरिका की क्रांति की आज़ादी जो हो गई। अब याद रखिएगा कि आपको यूपीएससी प्री में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारत के अंदर यूपीएससी के अंदर आपसे मेंस का सवाल जो बनेगा बेटा, वो यही बनेगा कि आप बताएं कि भारत की क्रांति में अमेरिका की क्रांति के क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का पहला लिखित संविधान जो बनाया गया, और उसमें ये सारी चीजें डालेगी, तो इससे पता चलता है कि वाकई अमेरिका की क्रांति से जो दूसरे देशों को मिला वो यही था कि किस तरीके से हमें जो है लोकतंत्र को निभाना है, बढ़ाना है। अगर हम अमेरिका की रेवोल्यूशन की बात करें, इसका जो प्रभाव पड़ता है अमेरिका की क्रांति का अन्य राष्ट्रों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसमें भारत जो है वो प्रमुख रहेंगे। भारत का प्रभाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लिखते हैं ब्रिटेन। अमेरिका की क्रांति ने राज्य के, जितने अमेरिका की क्रांति होती है तो राजा के दिव्य अधिकारों पर आधारित राजतंत्र एवं कॉलोनी तथा तंत्र पर गहरा जो है प्रभाव डाला। जो किंग सिस्टम था, जो डिवाइन राइट्स हुआ करते थे, उनको खत्म कर दिया। इंग्लैंड के संसद में राजा के अधिकारों को कम करने की मांग उठने लगी और अमेरिका के उपनिवेशवाद को खत्म करने की भी बात की गई। देखिए, ये शो करता है कि अमेरिका ने एक शुरुआत की, बिगनिंग की, किसी तरीके से ये कॉलोनीज का सिस्टम खत्म हो जाए, साम्राज्यवाद की शुरुआत होगी, जिसमें ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो साम्राज्यवाद जो है सोशलिज्म और उसके बाद इंपीरियलिज्म लिमिटेड हो गया और अप्रेसिड जैसे भावनाओं को सीमित स्थान दिया गया। फ्रांस पर यह प्रभाव पड़ता है कि अमेरिका के आंदोलन ने फ्रांस के लोगों में काफी प्रभावित किया। इसके प्रभावित होने के बाद ही उन्होंने भी डिमांड करना शुरू कर दी, जैसे कि एकीकरण के बारे में, स्वतंत्र की मांग की गई, की शुरुआत हुई। इसने फ्रांस क्रांति को का एक मुख्य रूप माना जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ, फ्रांस की क्रांति जो शुरू हुई, जब लोगों ने देखा कि अमेरिका के लोगों को इतने अधिकार हैं तो हमें भी मिलने चाहिए। आयरलैंड पर भी इसका प्रभाव पड़ता है कि आपको याद होगा कि आयरलैंड जो है, अमेरिका की क्रांति के बाद आयरलैंड के जितने भी लोग थे, उन्होंने ये कहा कि हमें भी अमेरिका की क्रांति जैसा ही सारा संविधान चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि आयरलैंड पे भी इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन भारत के ऊपर अगर देखेंगे तो भारत की स्वतंत्रता के ऊपर या भारत की आजादी के ऊपर भारत पे अमेरिका की क्रांति के तत्कालीन प्रभाव जो पड़ा, वो ये है कि भारत में साम्राज्यवाद जो है वो विविध हुआ, साम्राज्यवाद इंक्रीज हो गया, इंपीरियलिज्म। और उसके बाद इसके साथ साथ ही अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रवाद की भावनाएं जागने लगी और क्रांति के लिए जो अमेरिकन रेवोल्यूशन की वजह से आया, इसने लोगों के अंदर एक क्रांति की एक भावना जगा दी। उसके बाद किंतु परंतु अगर हम देख लें, देयरफॉर द अमेरिकन रेवोल्यूशन नॉट ओनली इन्फ्लुएंस अमेरिका, बट हम ये कह सकते हैं कि इसके साथ पूरे देश दुनिया में समानताओं की बात की गई, बोलने की आजादी की बात की। तो हम ये कह सकते हैं कि वाकई सर अमेरिका की क्रांति ने बहुत प्रभाव डाला है बाकी के देशों पे भी, और अपने देश को तो आजाद किया ही किया। उसके बाद अगर हम अमेरिका की राज्य क्रांति के कारण, ड्यू टू द अमेरिकन स्टेट रेवोल्यूशन, तो अगर याद होगा कि आपको उपनिवेशवादियों के द्वारा ब्रिटेन ब्रिटिश सुप्रीमेसी की कॉलोनीज को खत्म कर दिया गया। इवेंट जो है वो ज्यादातर जो है टेंशन बढ़ गई, क्रिटिकल टू अमेरिकन इंडिपेंडेंस। सबसे पहले आपको याद होगा स्टैंप एक्ट मार्च 1765 पास किया गया। ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने फ्रांस के साथ युद्ध में ब्रिटिश सरकार जो है कर्ज में डूबने गई और डूब गई, और उसके बाद उनको लगा कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। उसे कम करने के लिए अमेरिका के लोगों से कर का रूप में लेने के लिए संसद में स्टैंप अधिनियम की तरह कानून बनाए, और इसके कारण जो है उपनिवेशवाद में पहली बार लंदन की किसी ऐसी बड़ी जो एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला पर हमला किया गया कि नहीं, हम लोग नहीं देंगे। फिर एक और एक्ट पास किया गया जिसको टाउनशेड एक्ट पास किया जाता है। उपनिवेशवाद सरकार के द्वारा उपनिवेशवाद में चाय की जो है चाय की, ये देखिएगा, उपनिवेशवाद में चाय की बिक्री पर टाउनशेड अधिनियम में कुछ हिस्से में हिस्सा लगाया गया, यानी कि उस समय टी वगैरह जो है वो उस पे जो है लगाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ टी इन द कॉलोनीज, ठीक है। बॉस्टन मैसेकर्स जो होता है, याद करिएगा 1770 के द्वारा, याद करिएगा, इन द आफ्टरनून ब्रिटिश जो है
ब्रिटिश अधिकारी और बोस्टन के स्थानीय निवासियों के बीच में तनाव बढ़ गया। जब एक याद हो गया कि व्हेन मॉब गैदर्ड, पूरी तरीके से लोग मिलके ब्रिटिश के सोल्जर्स के ऊपर जो है उन्होंने अटैक कर दिया। डिसएग्रीमेंट बिटवीन द ट्रेनी ऑफ ब्रिटिश सोल्जर, फायर शुरू कर दिए गए। तो टोटल 3 लोग इसमें मारे गए, इंक्लूडिंग अमेरिकन सेलर भी। तो वहां से हम ये मानते हैं कि ब्रिटेन ने अमेरिका की क्रांति के ऊपर प्रभाव डाले। बेटा जैसे हम भारत के ऊपर देखते हैं कि अलग अलग एक्ट पास किए गए, इसी तरीके से अमेरिका के ऊपर भी उन्होंने अलग अलग एक्ट पास करके इनको जो है बहुत मजबूर किया और उसके ऊपर जो है इनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और उससे साबित होता है कि वाकई में अमेरिका के लोगों ने क्यों ये किया। तो एक्ट इसके पीछे भी हैं। भारत के साथ भी यही सारी चीजें होती रही। उसके बाद कुछ टाइम के बाद बोस्टन टी पार्टी, याद होगा आपको, बोस्टन टी पार्टी जो है दिसंबर में हुआ। बोस्टन की चाय पार्टी का नायक आपको याद होगा कि एक बहुत ही बड़ा सैमुअल एडम हुआ करते थे। उन्होंने ब्रिटिश ट्रॉप, ही लेफ्ट फॉर द बोस्टन हार्बर यूजिंग ऑल 3 शिप्स को यूज किया। मोर देन कहा जाता है कम से कम 92,000 पाउंड ब्रिटिश टी जो है वो डंप की गई। और इसी तरीके से एक स्लोगन दिया गया कि हम तब तक, एक स्लोगन था, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, यानी कि नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स वाज गिवन। हम तब तक कोई कर नहीं देंगे जब तक हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा। और ये बात की गई। उसके बाद इन्होंने अमेरिका के ऊपर एक एक्ट लगाया था जिसको कहा जाता है द क्रिस्ट एक्ट। द क्रिसेंट एक्ट 1774 वास्तव में ब्रिटेन बोस्टन टी पार्टी के जवाब में था। ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि जितने भी मॉस्कलेट्स वे टू बी स्टॉप इट, यानी कि 1770 के संघर्ष के दौरान सरकार ने कई कानून बनाए जिसमें एक एक्ट जो है क्रिसेंट एक्ट भी हुआ करता था। अक्टूबर 1770 में जनवरी 1775 तक याद करिएगा कि तटीय शहरों पर ब्रिटिश का हमले होने लगे, साउथर्न कॉलोनीज के ऊपर अटैक करने लगी। बट बम्बार्डमेंट में शुरू होना, ब्रूटैलिटी दिखाई गई, नेवल फोर्स के ऊपर अटैक करने लगे। तो इस तरीके से ये शो करता है कि अमेरिका को भी आजादी इसीलिए मांगनी पड़ी थी क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बार बार नियम बदले जा रहे थे, बार बार उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था। अमेरिका के संविधान का निर्माण कैसे होता है? अब यह करिएगा कि सबसे ज्यादा जब अमेरिका का संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि दोज हु बिलीव इन द ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेसी बिलीव दैट स्कोप एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड, यानी कि गवर्नमेंट का पावर जो है वो ज्यादा, सरकार का जो पावर शक्ति है वो सीमित होनी चाहिए। लेकिन आर्थिक तौर के मुद्दों पर, यानी इकोनॉमिक तौर के मुद्दों पर इस वर्ग को मानना था कि संपत्ति केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में सीमित ना रहे, यानी अगर किसी हाथ को फ्यू इंडिविजुअल में हाथ में देंगे तो या तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। सो इस वर्ग के नेता अमेरिका के में थॉमस जेफरसन जो है इन अमेरिका, उन्होंने द क्लास वाज हेडेड बाय उनकी थी। कुछ लोगों ने कहा कि ओपिनियन ऑफ द सपोर्टर दैट द एलीट गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कानून तत्व सरकार के समर्थन करने लगी। दिस क्लास बिलीव दैट मेजॉरिटी बेस्ड डेमोक्रेसी होनी चाहिए और वुड बी वायलेटेड इंडिविजुअल रूलर। तो जब ये संविधान बन रहा तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय देनी शुरू हो गई। कुछ लोगों का मानना ये था कि हम लोग सिर्फ जो है लीड गवर्नमेंट बनाएंगे। कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया ऐसे स्टार्ट होती है आफ्टर डिस्प्यूट, जब कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में लड़ाइयां होने लगी 1776 में। प्रत्येक उपनिषद ने विद वन ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच कॉलोनीज, हर एक कॉलोनीज में से एक एक बंदे को चुना गया। इट मीन टास्क वाज कंसीडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फेडरेशन अंडर विच ऑल द कॉलोनीज कुड यूनाइट, एक समान हो जाए और फ्रीडम स्ट्रगल करें। और 1781 में सर सब कॉलोनीज जितनी थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। इट इज कॉल्ड द फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, शॉर्ट टर्म वाटर टाइम कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अलग अलग कॉलोनीज अलग अलग बातें करती थी, तो डिस्प्यूट था। जैसे भारत के अंदर संविधान बनाने के समय था, सेम ऐसा ही था। फिर यह तय किया गया कि नहीं, एक ऐसा संविधान होगा जिसकी रिप्रेजेंटेशन सारी कॉलोनीज मिलके करेंगी। संविधान की विशेषताएं जरा देख लीजिए तो क्या है। सबसे पहले संयुक्त राज्य की अमेरिका की संविधान के अध्यक्ष में कहा गया है कि यह संविधान संयुक्त राज्य की जनता ने तैयार किया। द प्रेमल ऑफ द यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। कांग्रेस नामक एक राष्ट्रीय विधायकों का गठन हुआ जिसमें दो सदन होंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम उच्च सदन कहते हैं, और सेनेट कहल गई, यानी कि कॉल्ड सेनेट कहा जाता है, अपर हाउस। समानता की बात की गई, यानी मेन टाइम यही रहेगा कि समानता का जो सेनेट होगा बनाया गया, रखा गया, और प्रत्येक राज्य में से उसमें से दो दो सदस्यों को चुना गया। प्रत्येक सेनेट के सदस्यों को अधिक 6 साल की होगी। सेनेट के सभी प्रकार के
महाभियोगों पर विचार करने की अधिकार मिला। तो हर एक को बोलने का कि असेंबली में आएंगे वो बोलेंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अगर आप देखेंगे तो was decided on the basis of population कितनी है उस हिसाब से the member of the house will elected for the term of 2 year। गवर्नमेंट जो होगी स्टैब्लिश की गई अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल गवर्नमेंट भी है। देयर वाज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन स्टेट एंड स्टेट के बीच में पावर डिवाइड भी किया जाता है। संसद के कारण ये यूनियन जो है पावर किया गया। पे टैक्स, लोन होता है, जैसे हमारे देश की स्टेट क्या क्या काम कर सकती है, यूनियन के पास क्या काम रहेंगे, स्टेट के पास क्या काम रहेंगे, तो इसी तरीके से डिवाइड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बेस्ड ऑन 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, यानी हमारे यहाँ पे भी वैसे ही चलता है। और कांग्रेस कैन सबमिट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉल कॉन्फ्रेंस टू द पर्पस ऑफ अमेंडमेंट। कभी भी बदलाव लाना होगा तो कांग्रेस जो है उसके ऊपर पूरा अधिकार रखती है। प्रेसिडेंट जो होगा, neither the president of executive will be the president and neither the congress will elect the president nor will elect directly for the public इसको elect नहीं करेगी। सेपरेट इलेक्टो होगा, सेपरेट उसका जो है इलेक्शन होगा और इलेक्शन के द्वारा उनको चुना जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। और इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रोल्स ईच स्टेट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ सेनेटर्स, यानी कि एक सच न्यायालय होगा जिसकी नेता के चुनाव सेनेट के सीमित से राष्ट्रपति करेंगे। देयर विल बी अ सुप्रीम कोर्ट हुज जज विल बी इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट ही चुनता है, याद करिएगा। 1791 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, बिल ऑफ राइट लाया गया, एज ए फंडामेंटल राइट हो गया वो हमारा। अंडर दिस रीजन द यूनाइटेड वे ग्रांटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला उनको, रिलीजन मिला, पिटिशन, कॉन्फ्रेंस, जो आज हमारे संविधान के अंदर भी मौजूद है। संविधान एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में आया, यानी कि हम ये मानते हैं कि चार्ल्स बैर जो थे थ्रू इन आर्टिकल इन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट accused that the former of the constitution that they have tried to advance the vested interest of the economic class through this constitution। हमने ये जो संविधान बनाया है, इस संविधान के थ्रू सब लोगों को हमने रिप्रेजेंट किया है। उसने ये भी बताया था कि सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों की सामाजिक सर्जन में 24 प्रतिनिधि जो होंगे वर्ग के, 15 प्रत्येक उत्तर क्षेत्र के और दूसरों के मालिक थे। अगर आप देखेंगे तो 24 रिप्रेजेंटेटिव वर फ्रॉम द मनी लैंडर्स, जो पैसे वाले थे, 15 डेलीगेट फ्रॉम द नॉर्थ रीजन ऑफ द ओनर ऑफ स्लेव्स, यानी कि जो गुलाम थे, 14 रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो बिजनेसमैन थे, 11 रिप्रेजेंटेटिव जो थे शिप बिल्डर थे। देवर नो रिप्रेजेंटेटिव फॉर आर्टिसन, स्मॉल फार्म एंड पुअर पीपल इन दिस कॉन्फ्रेंस। सो पूरा जो संविधान बनाया गया उसमें सारे लोगों को शामिल किया गया। यह संविधान इसीलिए बेहतर संविधान माना जाता है क्योंकि सबकी राय लेगी, लेकिन कुछ लोगों को इसमें ऐड नहीं किया गया। अमेरिका के संविधान की रचना के प्रभावित करने वाले कारक, प्रोवाइडेड द कंट्री फॉर द रिपब्लिक, देश को गणतंत्र मिला, देश ने फेडरल सिस्टम अपनाया, देश के अंदर पावरफुल सेंटर बनाया गया, देश के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर लाया गया, देश के अंदर जो है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए गए और देश के ही अंदर स्ट्रेंथ किया गया नेशनल इकोनॉमी, यानी आर्थिक तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान के अंदर लिखी हुई चीजों ने पूरे देशों को हिला के रख दिया, क्योंकि बहुत सीमित तरीके से और बहुत सही तरीके, सटीक तरीके से जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को दिया। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपने इस वीडियो के द्वारा कंटेंट जो है वो आपको अगर चाहिए होगा तो प्लीज आप इसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में यूपीएससी मेंटर विद सुहेल तुर्की, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से ले सकते हैं। तो प्लीज अगर आपको इसका, और मैं ये कह दूं कि मैंने इस पूरी क्लास के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी बता दिया, अमेरिका की क्रांति भी करवा दी और इम्पैक्ट क्या पड़े। तो अब यूपीएससी 250 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपके लिए इतना इनफ है, इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है और कोई खास चीज है नहीं बताने के लिए। तो प्लीज फॉर गॉड से कि आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, कोशिश कीजिए कि चीजों को उतना ही पढ़ें जितनी डिमांड यूपीएससी ने की है, उससे ज्यादा ना पढ़ें। सो थैंक यू सो मच मेरे से जुड़ने के लिए। अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट आप सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरी क्लासेस को लेना चाहते हैं, तो प्लीज यूपीएससी मेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली वहां पे आपका फ्लैश न्यूज आती है, यानी करंट अफेयर और एनसीईआरटी की क्लासेस होती हैं, और जल्दी मेरा कोर्स आ रहा है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। यदि अगर आप इसको क्लास में से कुछ भी चीजें आपने मुझसे पूछनी है, कृपया करके यूपीएससी मेंटर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहां आपको जो कुछ सवाल मुझसे पूछने आप पूछ सकते हैं। सो अनअकैडमी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।